देखिए बात करते हैं अभी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप? जो इंटरनल पैरामीटर है उनको कंसिडर कर लीजिएगा। आपके पास मशीन कौन सा डीसी जनरेटर है, तो भाई ऑब्वियस है डीसी जनरेटर है, तो जो इंटरनल पैरामीटर्स होंगे कौन से होंगे? जनरेटेड ईएमएफ, वीटी या कोई भी नाम दे सकते हो आप, आरएफ जनरेटेड। देखिए दिस इज आर्मेचर करंट आई ए, और यहाँ पे जो होगा दिस विल बी लोड। लोड रेजिस्टेंस आर है, इस टाइप से रहेगा आपके पास। अब आपके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए, तो इंटरनल पैरामीटर कौन कौन से आपके पास? देखिए इंटरनल तो ये एक है, ठीक है, ये लोड है, दिस इज लोड नहीं सॉरी जनरेटर, तो ऑब्वियस है दिस इज प्राइम मूवर, तो ये प्राइम मूवर का टॉर्क है, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इस टाइप से रहेगा। तो बेटा अगर सपोज तुम्हें ये पूछो तो इंटरनल पैरामीटर कौन कौन से? इंटरनल जनरेटेड ईएमएफ है, आर्मेचर करंट, दीज आर द इंटरनल पैरामीटर। और जो एक्सटर्नल पैरामीटर रहेगा आपके पास, और रहेगा आपके पास यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज वीटी, तो यहाँ पे आएगा टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल में जाने वाली करंट तो वही आर्मेचर करंट। तो एक्सटर्नल पैरामीटर रहेंगे वीटी और आई ए, इंटरनल पैरामीटर रहेंगे ईजी और आई ए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको इसके पहले भी जो ग्राफ्स समझाया उसमें मैंने बताया होगा आपको कि ईजी इज इक्वल्स टू एन पी फाई जेड अपॉन वाट 60 मल्टीप्लाई बाई है। ईजी का आई ए के ऊपर क्या कोई पे कुछ असर ज़्यादा आ रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब ईजी जो है, ईजी इंड्यूस ईएमएफ जो उसमें आर्मेचर करंट का कितना रोल आ रहा है? देखिए आर्मेचर करंट अगर देखी जाए तो आर्मेचर करंट का इसमें एक भी कोई टर्म नहीं है, तो ईजी के ऊपर ज़्यादा उसका कुछ इफेक्ट आने वाला है? बिल्कुल कुछ नहीं है। और देखा जाए तो देखिए Eg इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ फाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन। तो अगर आपको Eg प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए फाई और ओमेगा एन की जरूरत है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या कह सकते हैं अपन कि अगर आपको Eg को चेंज करना है तो Eg को चेंज करने के लिए तो फाई या ओमेगा एन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो मतलब दोनों टर्म्स कैसे है? इसमें दोनों टर्म्स में आर्मेचर करंट का एक भी टर्म नहीं। इसका मतलब क्या? Eg अगर देखा जाए तो वैसा क्या है ना, Eg आर्मेचर करंट से इंडिपेंडेंट है। Eg कैसे आर्मेचर करंट से इंडिपेंडेंट है? तो आइडियली अगर सपोज इसके ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो उसका ग्राफ कैसा आना चाहिए? डायरेक्टली कांस्टेंट आना चाहिए। कैसा आना चाहिए ग्राफ पूरा कांस्टेंट आना चाहिए। सपोज अगर मैं दिस इज आर्मेचर करंट ड्रॉ कर दूं, दिस इज सपोज अगर मैं Eg बताऊं, तो वैसे अगर देखा जाए तो देखिए Eg इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? Eg इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। Eg इज व्हाट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बोलेगा, ऐसे आइडियली अगर देखा जाए तो इस टाइप से आना चाहिए। Eg कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। किसी एक Eg की वैल्यू के लिए मैंने उसको निकाला, तो मतलब आर्मेचर करंट का वैल्यू कुछ भी रहेगा, Eg कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। Eg कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। कभी भी याद रखना, मेनी टाइम्स इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस ऑफ जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज विल चेंज, Eg में कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ मोटर टर्मिनल वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, Eg विल चेंज। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। क्योंकि ये तो उसकी जितनी रेटेड कैपेसिटी उतना ही तो प्रोड्यूस करेगा ना जनरेटर, तो जनरेटर तो ये तो उतना ही रहेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखिए बेटा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जनरेटर मतलब जितने रेटेड स्पीड है तब तक ही जाएगा, उसके आगे जाएगा तो हो सकता है प्रॉब्लम्स हो सकती है। अरे जितनी उसकी कैपेसिटी उससे अगर आप उसको ज़्यादा स्पीड से अगर रोटेट करा रहे तो हो सकता है कि मैकेनिकल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फील्ड फ्लक्स तो मैंने बोल दिया था उस टाइम पे कि अगर रेटेड फ्लक्स या सैचुरेटेड फ्लक्स तक तुम पहुंच गए, या एक ऐसा फ्लक्स कि जिसके आगे सैचुरेशन होने वाला है, तो तुम उसके आगे जाओगे ही नहीं। मतलब इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट है, और ये तो कांस्टेंट है। तो मतलब क्या है ना, इसको अगर ऑब्टेन करना है तो एक दोनों लिमिट तक ही जाओगे। इसका वैल्यू फिक्स्ड है, उसके आगे जा नहीं सकते, क्योंकि फ्लक्स अगर सैचुरेट होगा तो बेटा उसमें तुम कितना कुछ भी कर लो आपको ज़्यादा ईएमएफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका फिक्स वैल्यू, तो उसके आगे जा नहीं सकता है। दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज विल चेंज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लोड योर टर्मिनल वोल्टेज में चेंज। समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने देख लिया। अब
होगा क्या, आप देखना। बहुत बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत मतलब ये ट्रांजिएंट फिनोमेना हो तो बेसिकली अगर देखा जाए तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है, अभी लोड इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, लोड इंक्रीज हो रहा है। तो लोड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लोड इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या, आर्मेचर करंट इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट इंक्रीजिंग। आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन विल इंक्रीज। आर्मेचर, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, आर्मेचर रिएक्शन विल इंक्रीज। आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होगा। आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा बेटा, आपके पास जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स विल डिक्रीज। फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स के डिक्रीज करने की वजह से होगा क्या, ये तो कांस्टेंट है, ईजी विल डिक्रीज। इसकी वजह से होगा क्या, ईजी विल डिक्रीज। क्या होगा, ईजी डिक्रीज हो गया। तो ईजी कैसा होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसे कि बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू से डिक्रीज होगा ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, वो छोटी वैल्यू से होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि ट्रांजिएंट फिनोमेना तो आर्म, और ये भी डिपेंड भी करेगा सही में अगर देखा जाए तो डिपेंड करेगा लोड का वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और लोड का वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग लोड की करंट बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट भी उसके ऊपर ज़्यादा और कम मतलब कितना होगा, डिपेंड करेगा कि लोड कितना बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कि बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू डायरेक्टली ऐसा कुछ इफेक्ट होता नहीं आर्मेचर रिएक्शन का, होता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। इस टाइप से तो आपकी जो ईजी का जो वैल्यू होगा थोड़ा क्या हो जाएगा ना, ऐसे इतना कांस्टेंट नहीं आएगा, देखिए ऐसा थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा डायरेक्टली इस टाइप से, इतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा कम होगा, इस टाइप से आने वाला होगा आपके पास ईजी का जो वैल्यू रहेगा, ठीक है। मैं इसको अभी एक ही लाइन में इस टाइप से रहने वाला, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास, ये वाला जो ड्रॉप आएगा बेसिकली थोड़ा ज़्यादा में दिखा दिया, आप थोड़ा उसको कम दिखा दिया ना, ठीक है। बार बार उसमें ड्रॉ करूँगा तो वीडियो का लेंथ ऐसे ही बढ़ जाएगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। ये वाला जो ड्रॉप आ रहा है, दिस ड्रॉप इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ये किसकी वजह से आ रहा है, आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली जब लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने की वजह से लोड करंट बढ़ता है, लोड करंट बढ़ने की वजह से आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स जो होगा, मेन फ्लक्स जो होगा आपके पास और डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द फील्ड फ्लक्स ईजी विल डिक्रीज। तो देख सकते हैं कि आप ईजी कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ईजी की डिक्रीज होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ईजी का वैल्यू एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे, और अभी अगर देखा जाए तो देखिए उसका वैल्यू यहाँ पे है। तो देखिए ये जो डिक्रीज इन ईजी जो दिखाई दे रहा है आपके पास, यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है, दिस डिक्रीज इज बेसिकली ड्यू टू व्हाट, आर्मेचर रिएक्शन। दिस डिक्रीज इज ड्यू टू व्हाट, दिस डिक्रीज इज ड्यू टू बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। इतना समझ में आ गया। ये था अपन के पास इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भाई, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पैरामीटर के बारे में भी बता दिया था, कौन कौन से पैरामीटर कंसीडर करोगे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो बेटा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पैरामीटर क्या है, देखिए एक्सटर्नल क्या आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। एक्सटर्नल अगर देखा जाए तो आपके पास देखिए टर्मिनल वोल्टेज वीटी अवेलेबल एक्सटर्नली, ठीक है। आर्मेचर करंट उसमें जा रही है, आर्मेचर करंट भी कैसे एक्सटर्नल करंट है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल जो एलिमेंट है उसमें जा रही है ना आपके पास, ठीक है। तो एक्सटर्नल पैरामीटर कौन से रहेंगे आपके पास, वीटी वर्सेस आर्मेचर करंट। क्या रहेगा आपके पास, वीटी वर्सेस आर्मेचर करंट। तो मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दूँ, दिस विल बी आर्मेचर करंट आई ए एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी वीटी टर्मिनल वोल्टेज वीटी, दिस विल बी व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज वीटी, इस टाइप से, ठीक है। अब इन तीनों को अगर सपोज मुझे उसमें दिखाना होता तो आप तो मतलब मेरे हिसाब से अभी तो आप डायरेक्टली पूरा समझ भी गए होंगे, डायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरा समझ भी गए होंगे। कैसे, देखिए बिल्कुल, हाँ समझ ही गए होंगे, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्या ईजी इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई ए आर है, वी टी प्लस वॉट, आई ए आर, इस टाइप से, ठीक है। अगर मुझे वी टी का वैल्यू निकालना है तो वी टी इज इक्वल्स टू वॉट, ई जी माइनस आई ए आर है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो देख के ऐसा लग रहा है जो ग्राफ ईजी का था ना वही ग्राफ है यहाँ पे, बस इतना है कि उसमें आपने आई आर का ड्रॉप कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे आई आर का ड्रॉप कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि वो ईजी के लिए था, अभी ये वीटी के लिए। क्योंकि ईजी में से अगर आई आर ड्रॉप कंसिडर कर लिया ना तो ये वाली जो ग्राफ है ना थोड़ी ये ग्राफ क्या हो जाएगी बेटा, नीचे हो जाएगी, थोड़ी क्या हो जाएगी, ये वाली ग्राफ नीचे हो जाएगी। और मैं बोलता था कि आइडियली ऐसा होना चाहिए, तो आइडियली या मैं कह सकता हूँ कि आइडियली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी जस्टिफाई कर देता हूँ। देखिए इसका भी क्या होगा, आइडियली अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं तीनों की तीनों चीजें एक ही इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तीनों की तीनों चीजें अगर मैं एक ही इसमें दिखा रहा हूँ, ईजी का भी और वीटी का भी और आईआरए का ड्रॉप भी दिखा रहा हूँ और वहां से आर्मेचर रिएक्शन के भी इफेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए देखा जाए तो नॉर्मल केस में इसका ऐसा होना चाहिए, जबकि मैं आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट किया हूँ तो आइडियल इस टाइप से होना चाहिए। और जब आइडियल की बात चल रही तो अभी से बेटा उसमें आर्मेचर रिएक्शन का आने का सवाल ही नहीं आता, आर्मेचर रिएक्शन का उसमें क्या सवाल ही नहीं आता। अगर आर्मेचर रिएक्शन का सवाल ही नहीं आता तो आइडियली इस टाइप से होना चाहिए। आइडियली तो फिर मतलब देखा जाए तो ईजी विल बी इक्वल्स टू वीटी, आइडियली बता रहा हूँ,
ठीक है। और आइडियली उसमें तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी आता नहीं, अगर देखा जाए तो IRA का ड्रॉप तो आएगा ही नहीं फिर तो आइडियली इसमें, ठीक है। हाँ, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा ना, देखिए अब मैं VT के लिए निकाल रहा हूँ, तो जब मैं VT के लिए कंसिडर करूंगा तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इसमें IRA ड्रॉप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, IRA का ड्रॉप आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, IRA का ड्रॉप आएगा विदाउट आर्मेचर रिएक्शन। क्या आ जाएगा, IRA का ड्रॉप आ जाएगा विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, IARA विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, विदाउट व्हाट, आर्मेचर रिएक्शन, इस टाइप से आएगा। उसके बाद क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन को जब मैं कंसिडर कर लूंगा तो इस टाइप से हो जाएगा आपके पास, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा तो आएगा, बिल्कुल सही है। तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, दिस विल बी ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, इस टाइप से आ जाएगा। तो देखिए विथ आर्मेचर रिएक्शन इसका ये वाला जो ग्राफ होगा, थोड़ा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा तो ये क्या कर देगा, डिप कर देगा, नीचे आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल पैरामीटर को कंसिडर करके आप उसका ग्राफ प्लॉट करें, इस टाइप से आ जाएगा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ड्रॉ कर लिया, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ड्रॉ कर लिया। अब अपन आगे बात करेंगे जो DC जनरेटर होता है उसमें जो वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस होता है बेसिकली किस टाइप से होता है, ये तो अपन ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब उसमें जो अपन जो भी पढ़ रहे हो पूरा का पूरा, उसके लिए उसके बेसिक कंडीशंस क्या होते हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन दूसरे जो शंट जनरेटर है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, मीटर के लिए लिख रहा हूँ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, कंडीशंस टू बी व्हाट, सेटिस्फाइड। तो देखिए जो कंडीशंस होती है कि जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस वोल्टेज बिल्डअप या जो ग्राफ अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं उस ग्राफ, मतलब जैसे कि मैंने बोला था आपको कि जो नो लोड एक्सटर्नल, जो नो लोड मैग्नेटाइजिंग कर निकाला तो उसमें जो EMF इंड्यूस की बात करते थे, वो तो अपन तो डायरेक्टली उसमें EMF इंडक्शन की बात करते थे, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए पहले उसके बारे में बात कर लेते, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है there should be a residual flux, very important word, otherwise it is not possible to obtain the induced EMF, ठीक है। there should be, there must be बोलना चाहिए वैसे मैंने तो, लेकिन अगर should यूज किया तो मतलब तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर होगा नहीं तो भी अपन उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। there should be a residual flux in the field winding, residual flux in the field winding, in the what, field winding, ठीक है। the polarity of the field winding should be such that it should assist the residual flux, it should assist the what, residual flux, समझ में आ रही बात। the polarity of field winding, the polarity of field winding should assist the residual flux, ठीक है। सबसे बहुत जरूरी जो होता है वो तो आपके पास, मैं इसको इंडिस्पेंसिबल बोलता हूं, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें अगर रेसिडुअल फ्लक्स ही नहीं है तो भाई आप उसमें आगे का जो प्रोसेस है वोल्टेज बिल्डअप वाला कैसे कर पाओगे, उसके लिए थोड़ा तो कुछ उसमें रेसिडुअल फ्लक्स होना बहुत जरूरी है। अगर रेसिडुअल फ्लक्स आपकी फील्ड में नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, फील्ड वाइंडिंग को वहाँ से उठाइएगा, उसको किसी एक DC सप्लाई या DC सोर्स उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दीजिएगा कुछ समय के लिए, उसमें उतना फील्ड करंट आ जाएगा, फील्ड करंट की वजह से फील्ड फ्लक्स आ जाएगा। जैसे भी उसमें फ्लक्स अगर सेटअप हो गया उसके बाद आप उस DC सप्लाई को निकाल दीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको अपन अपने ऑपरेशन के लिए उसमें उसको लेके आइएगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा कि उसमें ऑलरेडी नहीं है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और उसमें अपन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड फ्लैशिंग, समझ में आ रही बात। उसके बारे में भी मैं थोड़ा लिख के दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और अगर फील्ड पोलैरिटी के बारे में बताया जाए तो देखिए पोलैरिटी ऑफ फील्ड वाइंडिंग शुड बी सच दैट इट शुड असिस्ट द रेसिडुअल फ्लक्स। देखिए किस टाइप से,
सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में बात करें कि याद रखना इस टाइप से, ये रहा आपके पास फील्ड वाइंडिंग, ठीक है ठीक है। एक्चुअली इसका पोलैरिटी मैं बाद में बताता हूँ, इसका पोलैरिटी इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए इस टाइप के आपके पास एक नॉर्मल सर्किट है सपोज, और इसमें जो आपके पास जो करंट आ रही है, करंट इसमें इस तरीके से जा रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आई एफ, एक फील्ड वाइंडिंग की करंट है, ठीक है, इस टाइप से जा रही है। और इसकी जो फील्ड की जो फ्लक्स है बेसिकली अगर देखा जाए, सपोज अगर इसका जो फील्ड फ्लक्स है ये इस टाइप से, इसका फील्ड फ्लक्स जो है इस टाइप से, और जो रेसिडुअल फ्लक्स है सपोज इस टाइप से, फाई आर जो है वो क्या है ना इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा आपके पास वो क्या आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग फाई एफ माइनस व्हाट फाई आर, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट फाई एफ माइनस व्हाट फाई आर। इसमें तो अपन को एसिस्ट थोड़ी ना कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, उसको तो अपोज कर रहा है। अपन को अपोजिंग वाला नहीं चाहिए, अपन को असिस्टिंग वाला चाहिए। क्या करना चाहिए उसने, असिस्ट करना चाहिए उसने, उसको ऐड करना चाहिए, एडिंग नेचर का फ्लक्स चाहिए। तो उसमें एडिंग नेचर का आ ही नहीं रहा है, उसको अगर एडिंग नेचर का आ नहीं रहा है तो अपन क्या कीजिएगा, देखिए जो फील्ड वाइंडिंग है ना उसका टर्मिनल चेंज कर दो, उसकी पोलैरिटी चेंज कर दो। उसकी पोलैरिटी चेंज करने की वजह से क्या होगा ना, जो फील्ड फ्लक्स है आपके पास उसका जो फ्लो होगा ना, उसका फ्लो अभी जो था ना उसके अपोजिट हो जाएगा। सो डैट दोनों कैसे मिलेंगे अपन को, एडिटिव नेचर के मिलेंगे। सो डैट दोनों कैसे मिलेंगे अपन को, एडिटिव नेचर के मिलेंगे। क्योंकि देखिए फील्ड फ्लक्स ये क्या है ना आपके पास, फील्ड फ्लक्स अगर देखा जाए तो बेटा एक है, उसकी जो अगर बात की जाए तो वो थोड़ा डोमिनेटिंग वन है, तो उसका जो साइन होगा वही साइन आपके पास एक्चुअल जो फ्लक्स आएगी टोटल फ्लक्स की रहेगी। क्योंकि क्या है ना, वो ये डोमिनेटिंग है, थोड़ा रेसिडुअल तो बहुत ही कम होगा, ठीक फिर, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, सॉरी दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस टाइप से रहेगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे कि इसके जो चेंजेस, मतलब जो मेरे पास बैटरी है, बैटरी के लिए क्या है ना, तो मुझे उसका पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा, और मैं उसको इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको इस तरीके से लगा दूंगा तो देखिए मेरे पास जो फील्ड करंट आ रही है इस टाइप से आ रही है, और जो फील्ड फ्लक्स आ रहा है ऐसा मान रहा हूँ मैं कि वो भी इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और इसमें फाई आर जो था आपके पास रेसिडुअल फ्लक्स वो किस डायरेक्शन में था, वो भी उसी डायरेक्शन में था। तो देखिए ये भी उसी डायरेक्शन में फाई आर, तो आपके पास जो रिजल्टेंट जो आएगा उसका जो एक्चुअल फ्लक्स होगा वो देखिए कितना आएगा, दैट विल बी फाई आर प्लस व्हाट फाई एफ, एक डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द सपोर्टिंग वन, और आई कैन कॉल इट एज असिस्टिंग वन, असिस्टिंग या एडिंग, यू कैन कॉल इट एज असिस्टिंग और व्हाट एडिंग, इस टाइप से। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द अपोजिंग वन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द अपोजिंग, ये अपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। और अपन को क्या चाहिए, अपन को सपोर्टिंग चाहिए, अपन को क्या चाहिए, सपोर्टिंग चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको वोल्टेज बिल्डअप अगर उसमें चाहिए तो, क्योंकि ये चीज़ें अगर उसमें नहीं तो आगे का जो प्रोसेस आपने जितना भी पढ़ा है उसका कुछ भी मतलब नहीं बनेगा, जितना भी पढ़ा है उसका क्या है ना, कुछ भी मतलब नहीं बनेगा। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि जो कि बहुत ज़रूरी है, कैसा कि देखिए यहाँ पे अपन ने जो यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, जो ईजी वर्सेस आईएफ का जो ग्राफ पढ़ा था अपन ने, क्या बोल रहा हूँ मैं, ईजी वर्सेस आईएफ, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ करता हूँ एक बार फिर से चाहे तो, फील्ड करंट वर्सेस ईजी का जो ग्राफ था, वो वाला ग्राफ अगर देखें तो आपने ये वाला ग्राफ इस टाइप से निकाला था, ठीक है, इस टाइप से उसके ग्राफ आई थी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था ना, मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी मैंने, कि जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू अगर बहुत कम है तो ज़्यादा करंट आएगी, उसका वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, बहुत कम करंट आएगी। अब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, अब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा चला गया तो करंट इतना कम हो जाएगा कि उसमें फ्लक्स बहुत ही कम हो जाएगा। फ्लक्स बहुत कम होने की वजह से डिफाइबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, और डिफाइबिलिटी अगर बहुत कम हो गया तो उसमें क्या होगा, ये में उतना नहीं आएगा कि जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो पर मतलब अनवांटेड काइंड ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा, जो कि अपन नहीं चाहते कभी भी। तो इसका जो वैल्यू होता है ना, द वैल्यू ऑफ द फील्ड रेजिस्टेंस आर एफ, the value of the field resistance RF should be less than the R critical, it should be what, less than the R critical। अगर सपोज उससे ज़्यादा चला गया तो उसमें EMF इंडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, EMF इंडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। सपोज अगर आप देखो तो देखिए, तो उसका अगर सपोज मैं ग्राफ निकालूँ तो देखिए अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, R के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए देखिए उसका ग्राफ किस तरीके से आने वाला। एक तो मतलब कि जो मैंने निकाल के दिया था RF लाइन वाला, तो देखिए वो किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आने वाला होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये इस टाइप से आने वाला होगा, ये इस टाइप से आने वाला होगा, और ये तो इस टाइप से आने वाला होगा आपके पास, ठीक है। इस टाइप से मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, हाँ सॉरी। तो ये जो मेरे पास है, दिस इज आर, दिस इज आर एफ, दिस इज आर एफ, दिस इज व्हाट आर एफ, दिस इज व्हाट आर एफ। अगर आप देखो तो देखिए दिस इज आर एफ 4, दिस इज आर एफ 3,
दिस RF2, दिस इज RF1। थोड़ा अगर आप अच्छे से देखो तो देखिए ये वाले जो पॉइंट्स आपको जो पता चल रही है, यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि RF की इस वैल्यू के लिए अपन को इतना इंड्यूस EMF मिलेगा, ठीक है, ऐसा उसका मतलब है बेसिकली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखिए आपको क्या पता चल रहा है बेटा, आपको यहाँ से एक बात ये पता चल रही है कि RF का वैल्यू अगर जितना आपका RF जो है, RF4 जो है आपके पास ही है, RF4 का वैल्यू कितना होता है, जितना अपन मैंने उस टाइम पे आपको जो बोला था उस टाइम पे, तो उतना कि मतलब क्या EG अपॉन IF इस टाइप से है, EG इज इक्वल्स टू व्हाट, EF के बराबर, क्योंकि ये उसको तब तक जनरेट करना जब तक अपन को रेटेड वोल्टेज चाहिए तब तक, दिस इज इक्वल्स टू EF एंड RF इज इक्वल्स टू EF अपॉन RF अगर इतना है, IF सॉरी, RF का वैल्यू अगर EF अपॉन RF इतना है, EF अपॉन RF अगर ये इतना है, तो मुझे जो EMF मिलेगा डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी द रेटेड EMF, डेट विल बी व्हाट, रेटेड EMF। कितना मिलने वाला है, रेटेड EMF मिलने वाला है मुझे, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो RF का वैल्यू कितना होगा भाई, ये तो कह सकते हैं कि रेटेड पैरामीटर की बराबर ही आएगा, कि जो उसका जो एक्चुअल जो रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग का उतना कि मतलब कि उसके लिए उसको बनाएंगे उस टाइप का अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसके लिए आपको रेटेड वोल्टेज मिलेगा, उसके लिए क्या मिलेगा, रेटेड वोल्टेज मिलेगा। अगर आपने सपोज इस रेजिस्टेंस से RF का वैल्यू जो एक्चुअल दिया है उसने, ये जो दिया है एक्चुअली, ये मतलब RF मतलब यही वाला RF वाला है, ये वाला जो फोर्थ वाला RF4, इससे अगर आपने उसका वैल्यू और बढ़ा लिया, RF का वैल्यू और बढ़ा दिया, जो एक्चुअल दिया उसको रेटेड RF से अगर उसने आपने उसका वैल्यू और बढ़ा दिया, बढ़ाने की वजह से देखिए EMF कैसा होगा, EMF को ऑपरेटिंग पॉइंट है, देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट किस तरीके से मिल गया आपको, ये वाला यहाँ पे मिल गया, और आपने उसका वैल्यू अगर बढ़ा दिया तो देखिए आपको EMF कम मिल गया, अभी EMF देखिए कम मिल गया क्योंकि फ्लक्स कम हो जाएगा। कब कैसे कम होगा अब मैं बताता हूँ। देखिए RF का वैल्यू देखिए, IF क्या होगा आपके पास, IF या फाई, दिस इज गोइंग टू व्हाट, EF अपॉन RF, EF अपॉन व्हाट RF, दिस इज EF और अपॉन व्हाट RF। देखिए जैसे जैसे आप RF का वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, IF कम होते जाएगा, वैसे वैसे फाई कम होते जाएगा, फाई कम होते जाएगा तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, EG इज इक्वल्स टू K फाई ओमेगा इन स्टेप से, जैसे अगर आपका फाई कम हो जाएगा तो EG भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे आप R का वैल्यू बढ़ाते गए तो देखिए वैसे आपका क्या होगा ना, यहाँ पे EG का वैल्यू कम होते गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हो आपकी ये वाला जो मैं आपको हैचिंग जो दिखा रहा हूँ, इतना क्या हो जाएगा, हैचिंग से मतलब इतना पता चल रहा है तो इतना और डिक्रीज होगा, इतना क्या होगा, डिक्रीज होगा। और भी अगर आपने RF का वैल्यू और भी बढ़ा दिया, मतलब देखिए और बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे लेके आ गया R1 तक, RF1 तक लेके जाए, इसको और बढ़ाने की वजह से IF और कम हो जाएगा, फाइव और भी कम हो जाएगा, फाइव क्या ना और भी कम हो जाएगा, और फाइव अगर और भी कम होगा तो भाई EG और भी कम हो जाएगा। तो EG देखिए अभी तो डायरेक्टली यहाँ पे तो EG प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, EG तो मतलब उसकी जो एक्चुअल जो उसकी जो एयर गैप मतलब जो उसका जो कर्व है उस कर्व पे तो लाई कर ही नहीं रहा है, मतलब EG तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब क्या, फ्लक्स इतना कम आ रहा है, फ्लक्स कटिंग इतना कम है, डिफाइबरिटी इतना कम है कि उसमें भाई EG प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, EG क्या है ना प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, हो भी रहा तो इतना नेग्लिजिबल है कि तो दिखाई नहीं रहा है अपन को, ठीक है। तो उसको अपन कंसिडर कर ही नहीं, मतलब करने नहीं वाले इस पर्टिकुलर केस में, तो ठीक है। तो इसका मतलब कि RF का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला, RF का क्या है ना वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला। अगर RF के वैल्यू को अगर आपने सही तरीके से चूज किया, उसको एक्चुअल जितना चाहिए उतना ही चूज किया, तो देखिए आपको उतना रेटेड मिलेगा। तो इसमें क्या है ना कि द वैल्यू ऑफ द फील्ड रेजिस्टेंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ द फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द RF शुड बी लेस देन व्हाट, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। मैं उसको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा उसको और अच्छे से लिखिएगा भी। द वैल्यू ऑफ RF, वैल्यू ऑफ RF should be less than, the value of RF should be less than R critical, should be less than what, R critical। क्रिटिकल वैल्यू की उसके ऊपर उसने अगर लेके गया तो पॉसिबल नहीं कि उसमें आपको EMF इंडक्शन मिलेगा। उसके नीचे रहोगे तो मतलब क्या होगा ना, रेजिस्टेंस जितना कम करोगे उतना फील्ड करंट बढ़ेगा, जितना फील्ड करंट बढ़ेगा उतना फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ने की वजह से EG बढ़ जाएगा आपके पास। लेकिन EG को अपन तो तब तक ही लेके जाने वाले कि जब तक उसका रेटेड वैल्यू अपन को मिलता नहीं तब तक, ठीक है। तो अपन को इसके लिए अपन तो मतलब फील्ड करंट भी उतना ही देंगे कि जितना रेटेड के लिए जरूरत है, इसके लिए रेजिस्टेंस भी उतना ही सेट करेंगे जितना कि अपन को रेटेड के लिए जरूरत है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं जो आगे बोलूंगा देखना उसमें बहुत बड़ी बात है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, दैट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द जनरेटर। जो प्राइम मूवर का स्पीड होगा उसके बारे में देखा अभी, प्राइम मूवर का स्पीड कितना होना चाहिए, कितने स्पीड से आपने उसको रोटेट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें अभी देखिए ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखिए हाँ, इसको मैं यहीं पे निकालूंगा इसका ग्राफ, दिस इज IF, दिस इज EG, इस टाइप से, और ये वाला जो आपका ग्राफ होता है इस टाइप से होता है। इस टाइप से है। आपके पास जो स्पीड होते हैं ना, जो प्राइम मूवर की जो स्पीड है
स्पीड कितनी होनी चाहिए। देखिए आपके पास ईजी का इक्वेशन किस टाइप से, ईजी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा। इस टाइप से आप कहोगे स्पीड का वैल्यू जो उसका रेटेड स्पीड है उससे किस तरीके से होना चाहिए। अगर स्पीड का वैल्यू अगर सपोज इफ एन इज ग्रेटर देन एन रेटेड, एन रेटेड कहने से अच्छा कि एन क्रिटिकल में कह सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ईजी का जो वैल्यू है, ईजी को इतना प्रोड्यूस करने के लिए जो एन का वैल्यू आया था उस एन का वैल्यू कितना होना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो देखिए आपके पास तो क्रिटिकल स्पीड होती है, मतलब क्या मिनिमम इतनी स्पीड तो चाहिए चाहिए। क्रिटिकल मतलब क्या, थ्रेशोल्ड, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको इतना प्रोड्यूस मतलब एटलीस्ट प्रोड्यूस करना है उसके लिए एन क्रिटिकल, तो मतलब अगर आपको स्पीड कर मतलब देखिए इसको अगर मैं बहुत ही मतलब डायरेक्टली जीरो के आसपास लेके गया तो मतलब ईजी भी बहुत कम हो जाएगा, जीरो के आसपास चला जाएगा। एटलीस्ट उसको प्रोड्यूस करने के लिए तो जितना चाहिए उसको मैं बोल रहा हूँ एन क्रिटिकल। मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर एटलीस्ट दिस मच इज रिक्वायर्ड वन। उससे कम चले गए तो मतलब और भी मतलब डिफाइबिलिटी कम, क्योंकि देखिए जो रेट ऑफ चेंज कहाँ से डिसाइड होने वाला है, कितना आप जल्दी उसका मूवमेंट करने वाले हो, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मूवर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो प्राइम मूवर का स्पीड कितना होना चाहिए, एटलीस्ट एन क्रिटिकल से ज्यादा होना ही चाहिए। एटलीस्ट क्या, एन क्रिटिकल से ज्यादा होना ही चाहिए। सपोज अगर मैं उसका ग्राफ निकालूं तो देखिए उसका ग्राफ किस तरीके से आने वाला है, इस टाइप से उसके कुछ तो स्पीड आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से उसके कुछ स्पीड है। ठीक है, इस टाइप से ऐसे कुछ है एक्चुअली। इस टाइप से दिस इज एन क्रिटिकल। जैसे जैसे आप उसका स्पीड बढ़ाते जाओगे, दिस इज n1, दिस इज n2 एंड दिस इज व्हाट n3। जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो देखिए आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी बढ़ते जा रहा है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी कैसा है ना, बढ़ते जा रहा है। आप किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हो, तो चाहे तो किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे आप उसको ऑपरेटिंग पॉइंट अगर देखना हो तो आप देख सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे आपको एक्चुअली ये जो थोड़ा गलत आ गया उसका लाइन, तो किसी भी पॉइंट इस पॉइंट पे देखो सबसे ज़्यादा तो देखिए इसका है, इसका इसके लिए उसको ज़्यादा फील्ड करंट की ज़रूरत है, उसकी वजह से फील्ड सर्किट ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगी। ये तो बिल्कुल भी, इसको भी ज़्यादा फील्ड करंट लग रही है, इसको भी तो देखिए ज़्यादा फील्ड करंट लग रही है। देखिए इसको ना, इसको अगर आपको जितना ईएमएफ सपोज अगर जो ई है उसका वैल्यू सपोज अगर 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए अगर सपोज दो एम्पियर करंट लग रही है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है, तो देखिए दो 100 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए 2 एम्पियर की जरूरत है। उसके लिए स्पीड कितना चाहिए, उसके लिए स्पीड बड़ा होगा। स्पीड कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर सपोज उसी 100 वोल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप देखें तो देखिए उसी 100 वोल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 एम्पियर की फील्ड करंट लग रही है, लेकिन स्पीड कैसा है, स्पीड पहले जो इतना था उसका कैसा है, कम हो गया। पहले जितना था उसका कैसा होगा, कम हो गया। अगर आपको उसी 100 वोल्ट को लिए अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए फील्ड करंट कितना है, 6 एम्पियर है। फील्ड करंट 6 एम्पियर, लेकिन स्पीड कैसा है, स्पीड इसमें भी कम है। सिमिलरली अगर मुझे उसी 100 वोल्ट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए देखिए फील्ड करंट कितना लगेगा, 8 एम्पियर लगेगा। स्पीड कैसा लगेगा, स्पीड उससे भी और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अल्टीमेटली देखा जाए तो देखिए आप क्या कर रहे हैं इसमें, अगर देखा जाए तो आप एक को कम कर रहे हैं, हाँ फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं और स्पीड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ईजी को ज़्यादा मिले तो दोनों कैसा होना चाहिए, दोनों इंक्रीजिंग नेचर के होना चाहिए। तो दोनों देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए तो इंक्रीजिंग नेचर के कहने से बेहतर है कि मतलब कि आप ईएफ का वैल्यू देखो, देखिए आपने स्पीड को बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि इसका इंक्रीमेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस वन। ड्यू टू दिस वन जो तो ओवरऑल इफेक्ट आएगा, ओवरऑल इफेक्ट बता रहा है कि ये इंक्रीज है। एक्सक्यूज में, ये कैसा होगा, इंक्रीज होगा। इसको भी तुमने बढ़ाया लेकिन इसका इतना बड़ा मतलब इसका इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है कि जितना इसका इंक्रीज है। तो इसका ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से इसका थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा मतलब कि नहीं लग रहा है इतना, क्योंकि देखिए ना फील्ड करंट का वैल्यू कितना 2 एम्पियर, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड करंट। ये 2 एम्पियर है, लेकिन स्पीड को आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इस 2 एम्पियर को कम करने की वजह से ऐसा लगा भी नहीं कि आपने उसको कम किया, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट थोड़ा मतलब इसके पहले जितना था इसके ज़्यादा ही आया। उसकी वजह से अभी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके पहले जितना था उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप स्पीड को ज़्यादा रखोगे और फील्ड करंट को कम रखोगे, फील्ड करंट को अगर आपने थोड़ा कम भी कर दिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्या है ना, सर्किट को सैचुरेट होने से आप बचा सकते हो। उसमें थोड़े लॉसेस, हीटिंग वगैरह से थोड़ा आप सर्किट को अलग कर सकते हो। मतलब कि
उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उतना बचा सकते हैं। लेकिन स्पीड अगर आप उसको मिनिमम जितनी उससे अगर थोड़ी ज़्यादा भी दे दोगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। उससे अच्छा है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ अगर अपन को बढ़ाने तो उसके लिए तो भाई अपन को क्या है ना कि उसको जितनी क्रिटिकल स्पीड से थोड़ी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको 100 वोल्ट प्रोड्यूस करना है, क्या है 100 वोल्ट प्रोड्यूस करना है, और ठीक है मैं ये जो N3 है इनके वैल्यूज भी लिख देता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके पास। N1 N2 N3 एंड व्हाट N क्रिटिकल। ये रहेगा सपोज 1000 RPM, दिस इज 1050 RPM, दिस इज 1100 RPM एंड दिस इज व्हाट 1150 RPM। इस टाइप से ऑल आर इन व्हाट RPM, ऑल आर इन व्हाट RPM। ठीक है, तो देखिए अगर आपको 100 वोल्ट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए देखो आपको फील्ड करंट कितने चाहिए, 2 एम्पियर चाहिए। फील्ड करंट 2 एम्पियर चाहिए, लेकिन स्पीड कितना चाहिए, N3। स्पीड कितना चाहिए, N3 1150 RPM की स्पीड चाहिए आपके पास। ठीक है, 2 × 1150। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे E = 100 वोल्ट अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सेकंड केस में मुझे 4 एम्पियर की फील्ड करंट चाहिए। लेकिन स्पीड कितना चाहिए, स्पीड चाहिए मुझे कितना, N2 के बराबर 1100 RPM के बराबर। आप में से कुछ लोग बोले कि सर इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है। भाई मैं बस एक ऐसे कि फर्जी वैल्यू ले लिया, मैंने कुछ भी कंसिडर नहीं किया। इतना थोड़ी ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और इतना थोड़ी ना स्पीड फ्लक्स डायरेक्टली चेंज होगा। ठीक है, मैंने ऐसे बस कंसिडर कर लिए। बस मुझे आपको एक्चुअली ये बताना है कि भाई आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना, इसका जो प्रोडक्ट आएगा इस इंस्टेंट पे जो वैल्यूज आएगी, इस इंस्टेंट पे वैल्यूज एक्चुअली इन सभी का जो वैल्यूज आने वाला होगा ना, इन सभी का मतलब इसका वैल्यू, इसको जो फ्लक्स से मल्टीप्लाई करोगे इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होगा, एनसीआर के करस्पॉन्डिंग कितना फ्लक्स है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई सभी का वैल्यू एक ही आएगा, 100 वोल्ट ही आने वाला बेसिकली अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि उसको जब तुम ऑपरेट कराओगे ना तो सर्किट का जो अपन कह सकते हो कि जो फ्लक्स वाला पार्ट होगा, सैचुरेशन वाला पार्ट होगा, सैचुरेशन वाला पार्ट है ना, इसके केस में सबसे जल्दी सैचुरेट हो जाएगी सर्किट। उसके बाद इसके केस में, इसके बेस में आप बोलोगे सर सैचुरेशन तो यहाँ पे होने वाला। अरे भाई इतनी ज़्यादा फील्ड करंट आप अभी भी उसको दे रहे हो तो मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे आने वाली है। तो मतलब आगे चले जाओगे ना तो मतलब इतनी ज़्यादा फील्ड सर्किट आपकी फील्ड करंट को सस्टेन कर पाएगी, उतना फील्ड सैचुरेटेड फील्ड सर्किट को सस्टेन कर पाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। इसके लिए बस आपको एक बात ये समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपके पास जो क्रिटिकल स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड से आपके जो प्राइमरी की स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने चाहा कि फील्ड को मैं बढ़ा देता हूँ सो डैट मेरे पास जो एक्जैक्ट टोटल जो ईएमएफ आएगा बढ़ जाएगा, भाई तुम बढ़ा तो लोगे लेकिन सर्किट की क्या डिमांड होगी, सर्किट तो नहीं चाहता ना जल्दी सैचुरेट हो जाए। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या पता चला, द स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, द स्पीड should be greater than critical speed। क्रिटिकल स्पीड से क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तभी आपके पास क्या होगा ना, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो भी ऑब्टेन करोगे आप उसमें सारी चीज़ें आपको जिस तरीके से चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या मिलेगी, मिल जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा आप बिल्कुल भी इधर उधर का दिमाग मत लगाएगा क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि आपका कंसेप्ट हिल जाए, ऐसा कुछ ना होगा। बस सिंपल एक बात है कि अगर आप उतना ज़्यादा चाहते हो तो उसके लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल बात है। क्योंकि यार वही चीज़ पाने के लिए अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है तो स्पीड को बढ़ाने की वजह से आपकी मशीन अगर उतना सस्टेन कर सकती है इंक्रीमेंट इन स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फील्ड सर्किट को इतना कम मतलब उसी वैल्यू उसी ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए पहले सर्किट को फील्ड करंट कम लग रहा है, दूसरे को ज़्यादा लग रहा है, तीसरे को और भी ज़्यादा लग रहा है, चौथे को और भी ज़्यादा लग रहा है, फील्ड सर्किट कितनी जल्दी आपके सैचुरेट हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो उसका क्या फायदा फिर अपन को, कुछ भी फायदा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि भाई ये वाला 8 एम्पियर में तो मतलब जो पहला करो तो डायरेक्टली पूरी की पूरी जितनी रेटेड वोल्टेज वो तो प्रोड्यूस कर देगा, तो फिर मतलब ये तो 8 एम्पियर में तो मतलब कितना 100 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितना ज़्यादा जाओगे, मतलब देख रहे हो कि मतलब इसको कितना जबेगा। यहाँ पे जब ये करोगे तो मतलब भाई इसको तो बहुत ज़्यादा करंट लग जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सर्किट तो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, तो ऐसा होना भी नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना है अपन को। ठीक है।